स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मास्टर क्लास इन बायोलॉजी बाय डॉक्टर एन के शर्मा 20 जनवरी को अवेलेबल होगी। मैंने एक वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप ये कमिट करें कि 50% टाइम बायोलॉजी को देंगे यदि आप 320 मार्क्स पे नहीं पहुंचे। जब 320 पे पहुंच जाए तो 50% से कम टाइम देना चालू करें। और दूसरा, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 आ रहा है, उससे पहले उन चैप्टर्स की फैक्ट शीट बना ले। 18 चैप्टर कौन से? 7 ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के 5, 4 इकोलॉजी और 2 रिप्रोडक्शन, है ना। 18 चैप्टर है तो उनकी फैक्ट शीट बना लें। अब डॉक्टर शर्मा ने यह भी प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक फैक्ट शीट बना के दिखाऊंगा। तो ये वाला वीडियो और इसके बाद 2 वीडियो और होंगे जिनमें उन्होंने फैक्ट शीट बनाई है, पर पूरी फैक्ट शीट कंप्लीट नहीं की। पूरी फैक्ट शीट वीडियो में नहीं है। इसका जो पीडीएफ है ये नीट प्रेप टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। नीट प्रेप टेलीग्राम चैनल, ठीक है, शर्मा सर के हाथ की लिखी हुई फैक्ट शीट। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। मैं कुछ चीजें क्विकली कवर कर देना चाहता था इससे पहले शर्मा सर का वीडियो चालू हो और बताए कि फैक्ट शीट बनानी कैसे है। आपको एक फैक्ट शीट के लिए 1 घंटा लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, पूरी फैक्ट शीट, एक चैप्टर की फैक्ट शीट 1 से 3 पेजेस में आ जानी चाहिए, ठीक है। कुछ चैप्टर में फैक्ट ज्यादा है, कुछ में फैक्ट कम है। दीवार पे चिपका लेना है फैक्ट शीट को। दीवार को गंदा करने से डरिए मत। बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स की फैक्ट शीट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के चैप्टर से उनके रिएक्शंस की शीट, उसमें भी हम वीडियोस करेंगे और आपको बताएंगे कि वो आप कैसे बना सकते हैं। पर ये बनाना आपको है, हम आपको सिर्फ बताएंगे ऐसे करना है, पर खुद के बनाने से आपको बनाते समय भी याद होगा और बाद में जब आप दीवार पे चिपका लेंगे तो आपने खुद की भाषा में लिखा है तो आप समझ भी पाएंगे। और फाइनली आप अपनी फैक्ट शीट इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ठीक है, पर हम उसे कलेक्ट करते रहेंगे और उसके बाद एक टाइम पे जाके डॉक्टर शर्मा उसे रिव्यू करेंगे, ठीक है। पर आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपने फैक्ट शीट डाली और इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स आएगा, पर आप हमसे शेयर करते रहिए। इस बहाने हमें भी पता चल जाएगा कि आपने 38 के 38 चैप्टर की फैक्ट शीट्स बनाई है नहीं बनाई है। पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मास्टर क्लास, ठीक है, मॉड्यूल 1 और 2 मैंने बताया था, ये 20 जनवरी को आ रहा है। तो 20 जनवरी से पहले कोशिश करिए कि काफ़ी सारे जो इसके चैप्टर्स हैं, ह्यूमन फिजियो है, प्लांट फिजियो है, इकोलॉजी है और रिप्रोडक्शन के 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद मास्टर क्लास मॉड्यूल 3 आएगा 30 जनवरी को और मॉड्यूल 4 आएगा 20 फरवरी को, ठीक है। प्लीज इन वाले टाइम से पहले फैक्ट शीट बना लीजिए। आपको जेन्युइनली मास्टर क्लास से पूरा बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। जो डर बैठा रहता है ना कि चीजें बार बार भूलता जा रहा हूं, बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा। पर मैं सोचा था कि इन चीजों के बारे में आपको कुछ बता देता हूं। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पीडीएफ जो डॉक्टर शर्मा का है फैक्ट शीट का, वो टेलीग्राम पे है। टेलीग्राम चैनल पे नीट प्रेप के कैसे जाए वो लिंक में अवेलेबल है। और इस वाले नंबर पे फैक्ट शीट्स आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर इमीडिएट रिस्पांस एक्सपेक्ट मत करेगा। अब डॉक्टर शर्मा का वीडियो देखिए, ठीक है बच्चों। चलिए आज एक चैप्टर पढ़ते हैं, इसकी फैक्ट शीट बनाने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने इस चैप्टर को पढ़ता हूं और देखते हैं कि मेरा तरीका क्या है फैक्ट शीट बनाने का। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कोशिश कीजिए। मकसद हमारा ये है कि आउटपुट आना चाहिए। हम वो मेहनत करना चाह रहे हैं जिसका रिजल्ट आए। तो इस प्रोसेस को समझते हैं कि चैप्टर को पढ़ते हुए ये जो बेसिकली जो फैक्ट्स हैं वो कैसे निकाले जाते हैं और वो कौन सी चीज़ है जो रिकॉर्डेड होनी चाहिए। तो मैंने आज एक चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी से लिया है। आप देख सकते हैं चैप्टर 17 आपकी एनसीईआरटी में क्लास 11th में। इसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, मैंने आपसे कई बारी लाइव सेशन में भी ये बात डिस्कस की है कि आप अपने इंस्टीट्यूट में जब जाते हैं, किसी कोचिंग क्लास में जाते हैं या फॉर दैट मैटर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है आप नीट प्रेप के वीडियो को देखते हों, तो उससे पहले क्विक रीडिंग लगा लीजिए। क्विक रीडिंग एनसीईआरटी की लगा लीजिए ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि आप क्लास में जो बैठने जा रहे हैं और या जो आप वीडियो देख रहे हैं व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ इट। क्योंकि जिस टाइम पर उसमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन होंगी और अगर आपने पहले से कुछ पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। और उसके बाद हमने कहा था कि उसके बाद बैठ करके दोबारा से टाइम लगाइए इस चैप्टर में और फिर अपनी एक फैक्ट शीट बनाइए। then this is what is going to give you the maximum dividend। तो ये बात याद रखिए। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, एक बार आपने
अपने इंस्टीट्यूट में या फॉर दैट मैटर जो मैं कह रहा हूँ बार बार, आपने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या नीट प्रेप के वीडियो को आपने देखा है और हम उसके बाद में अपनी फैक्ट शीट बना रहे हैं। फैक्ट शीट मैं अब इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि नहीं तो अगर मैं पहली बार फैक्ट शीट बनाऊंगा तो मैं बहुत अननेसेसरी चीज़ों को, जो कि बहुत ट्रिवियल है, जो कि एक बारी उस वीडियो को देखने के बाद में मुझे बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी, उसकी शायद फैक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये याद रखिए कि एक ब्रेन आपका बड़ा फ़नी चीज़ है और अगर आपने बहुत सारे फैक्ट्स बना दिए तो कई बारी ब्रेन में पैनिक क्रिएट हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, जबकि हकीकत में शायद उतने पढ़ने की ज़रूरत ना हो। तो आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर फॉर यू। तो देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा है, आपकी एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है एज यू हैव रेड अर्लियर। तो देखिए क्या लिखा है, एज यू हैव रेड अर्लियर ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स एट्सेट्रा टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। अब आप ये देखिएगा कि मैं आगे नहीं जाऊँगा, यहाँ से मैं इस लाइन में देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली इसमें कहा क्या गया है। तो मुझे एक शब्द जो दिख गया, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मार्क कर रहा हूँ, ये शब्द देखिए मैंने क्या लिखा है, इनडायरेक्टली। तो ये शब्द आप देखने की कोशिश कीजिए, अभी आप इस पे थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा विचारिए, तब आगे जाइए। इनडायरेक्टली में अब आप याद कीजिए, आपने इससे पहले प्लांट फिजियोलॉजी में सेल रेस्पिरेशन पढ़ा है। तो नाउ आई एम ट्राइंग टू रिकलेक्ट व्हाट एनसीईआरटी इज ट्राइंग टू कन्वे। तो एनसीईआरटी ये कह रही है, आपने पहले पढ़ा है, तो मुझे याद आया प्लांट फिजियोलॉजी, उसमें एक चैप्टर है सेल रेस्पिरेशन, और उसमें हमने देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको जो है ना, ये जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, याद कीजिए वहाँ पर एक एम्फीबॉलिक पाथवे क्रेब्स साइकिल में एक और चीज़ बनी हुई है कि आप फैट से एनर्जी कैसे लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कैसे लेते हैं, अमीनो एसिड से कैसे एनर्जी लेते हैं। आपको याद है यहाँ पर आपको पता है पायरुवेट बना, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, और उसके बाद आपने इसको क्रेब्स साइकिल में डाला, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी बनाया। ये चीज़ आपको याद है। आपको पता है कि फैटी एसिड को इसमें घुसना पड़ेगा, इसी तरह अमीनो एसिड से ग्लूकोज बना सकते हैं, कोई इंटरमीडिएट बना सकते हैं क्रेब्स साइकिल का। ये बात आपकी एनसीईआरटी कह रही है। देखिए यहाँ पर आप एनर्जी किस किस से ले सकते हैं, ग्लूकोज से ले सकते हैं, अमीनो एसिड से ले सकते हैं, फैटी एसिड से ले सकते हैं, लेकिन एक कॉमन पाथवे है, ये आपकी एनसीईआरटी कह रही है। इनडायरेक्टली के लिए आपको उस चैप्टर की एक लाइन याद होगी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का रोल बिल्कुल आखिर में आता है, इट इज़ द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सो दैट मीन्स ये डायरेक्टली कैसे इन्वॉल्व नहीं हो रही है, लास्ट में जाकर के जब आप ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें से आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को आखिर में आप किसी के पास पहुंचा रहे हैं, और एरोबिक रेस्पिरेशन में ये चीज़ ऑक्सीजन है। तो अब आपने देखा कि मैंने इस इनॉक्वस सी लाइन को 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इस लाइन की अहमियत को नहीं समझेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आपने ये देखा कि मैंने क्या किया है यहाँ पर। तो लेकिन अब मुझे क्योंकि सारी चीज़ आती है तो मेरा यहाँ पर कोई फैक्ट नहीं आया, मैं अननेसेसरी चीज़ यहाँ पर नहीं लिखूंगा। तो ये आपको इतनी लाइन यहाँ तक हमें समझ में आ गई। फिर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज्ड ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन. It is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out, and this too continuously. ये भी कैसे होना चाहिए? Continuously होना चाहिए. तो this process of exchange of oxygen from atmosphere with CO2 produced by the cell is called as breathing, commonly called as respiration. तो फिर मेरे को ये पता है, बहुत अच्छी तरह से ये बात पता है, मैंने 9th में भी पढ़ा है, 10th में पढ़ा है. Now I can move forward. Place your hands on your chest. You can feel the chest moving up and down. You know that this is due to breathing. तो देखिए, इस काम को करके देखिए, इस काम को करके देखिए. इसमें आप एक काम बल्कि ये करके देखिए कि जिस टाइम आप एब्डोमेन पे हाथ रखिए, तो आप अपने एब्डोमेन पे, अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो एब्डोमेन पे हाथ रखिए और थोड़ा सा फर्मली एब्डोमेन पे हाथ को प्लेस कीजिए और एक लंबा सांस लीजिए. तो जब आप एक लंबा सांस ले रहे हैं, मैं भी लेता हूँ, तो जब आप एक लंबा सांस लेते हैं तो आपको ये दिखेगा कि जो एब्डोमेन बल्जेस आउट, तो ये डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग है. डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग में क्या होता है कि जिस टाइम आप सांस लेते हैं डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जब आप इनहेल करते हैं तो आपने देखा कि आपकी एब्डोमिनल कैविटी कहाँ जाती है? बाहर की तरफ जाती है. तो पहली चीज़ मुझे ये समझ में आ गई कि देयर इज़ अ पॉइंट. अगर आपने वीडियो देखा है, तो वो जो वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है, ये लाइन आपकी समझ में आएगी. मैंने पहला पॉइंट लिखा, मैंने लिखा कि अगर मैं डायफ्राम से क्या कर रहा हूँ? ब्रीदिंग कर रहा हूँ, तो इसको मैं डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग कहूँगा या एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहूँगा. और उसमें मैंने ऐसे लिखा कि व्हेन आई इनहेल द एब्डोमेन बल्जेस आउट, द एब्डोमेन बल्जेस आउट.
तो अब आप एक काम कीजिए कि आप जो है ना चेस्ट पे रखिए और थोरेसिक ब्रीदिंग करके देखिए कि व्हाट हैपन्स, कि क्या चेस्ट वॉल के चेस्ट कैविटी है उसके अप जाने से क्या होता है, इनहेलेशन होता है कि एक्सहेलेशन होता है। तो ये एक मेरा पहला पॉइंट इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से आ गया। हाउ डू वी ब्रीथ, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो मेरा ये पैराग्राफ अब खत्म हो गया, मुझे आज के बाद इसको उठाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से मेरा निचोड़ ये निकल गया। दिस इज़ एब्सोल्युटली क्लियर। मैंने बार बार हर चीज़ के नोट्स नहीं बनाए क्योंकि वो सारी चीज़ें मुझे आती हैं और जो चीज़ें आपको आती हैं उसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्लटर मत इकट्ठा कीजिए, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बहुत काम की चुनिंदा बहुत ही प्रिसाइज आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर रखनी है। आगे चलते हैं तो देखिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। सो 17.1 आप देख रहे हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दो चीज़ें आपको समझ में आई। देखिए किसी भी लाइन को पहले आपने डाइजेस्ट करना है तब आगे जाना है। तो हम ये कह रहे हैं कि मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग ये वेरी करता है। इसके दो फैक्टर्स हो गए, एक किस हैबिटेट में है और दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर में टिश्यू बना के नहीं बना, और आप फिर देखिए कि टिश्यू के बाद में ऑर्गन्स बने, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सब बातें आपके ब्रेन में आनी चाहिए, ये सब बातें आनी चाहिए। हैबिटेट आप जानते हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट में है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में है, तो इस तरह की बात कर रहे हैं। फिर वो क्या कह रहा है कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवॉर्म एटसेट्रा एक्सचेंज ऑक्सीजन विद CO2 by simple diffusion over their entire body surface. Over their entire body surface. Now please try to understand this point. So हमने ये कहा कि entire body surface is used as a respiratory surface for the exchange of gases. तो इस तरह से नहीं कि एक इस तरह के जो lower animals हैं, देखिए किस किस का नाम आया, sponges कौन आया, सीलेंट्रेट और फ्लैटवॉर्म्स। तो इनमें हमने ये कहा कि पूरी बॉडी क्या होती है, इस्तेमाल होती है डिफ्यूजन के लिए। फिर देखते हैं अर्थवॉर्म एनिलिड में आ गया, यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ट्रेकियल ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। फिर स्पेशलाइज्ड वास्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स। देखिए शब्द क्या आया, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ये मेरे पास एक टर्म आ गई तो मैंने यहाँ पर लिखा कि रेस्पिरेशन बाय गिल्स इज कॉल्ड एज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। तो ये टर्म मुझे ऐसा लगा कि मुझे लिख लेनी चाहिए कि ये शब्द मुझे याद रहना चाहिए कि गिल्स से जो रेस्पिरेशन होती है उसे आप क्या कहते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए, मैं ये चीज़ नहीं लिखूंगा कि इंसेक्ट्स में ट्रेकियल ट्यूब्स होती हैं, मैंने पढ़ा है कॉकरोच को पीछे, उस टाइम पे मैंने इसके नोट्स बनाए होंगे। यहाँ पर मैं इसकी डुप्लीकेसी नहीं करूँगा, बड़े ध्यान से बात को समझते जाइए। इसी तरह से मॉइस्ट क्यूटिकल, मुझे पता है अर्थवॉर्म के बारे में, मुझे पता है अर्थवॉर्म में डॉर्सल ब्लड वेसल होती है और उसको रेस्पिरेटरी सर्फेस को मॉइस्ट रखना होता है और वहाँ से गैस एक्सचेंज होता है। ये काम मैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में करके आया हूँ। व्हाई शुड आई रिपीट एन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन अगेन एंड इंक्रीज माई वर्कलोड। और आप समझिए परसेप्शन की बात है। आप देखिएगा कितने कम नोट्स हम बनाएंगे यहाँ पर। आगे देखिए उसके बाद में आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। तो देखिए बड़े ध्यान से देख लीजिए इसको, स्पेशलाइज्ड वास्कुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। देखिए आर्थ्रोपोड में क्या लिखा है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, एंड क्या लिखा है, मोलस्क। तो मोस्ट ऑफ द मोलस्क। अब आप रिविजिट कीजिए, आप रिविजिट करिए, आप देखिए एनिमल किंगडम में आपने कुछ देखा था क्या कि क्रस्टेशियंस क्या करते हैं, आपने देखा था कि मोलस्क में क्या होता है जो कि मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो वहाँ से आपको अगर ये बात याद आ जाती है तो फिर यहाँ पर आपका ये फैक्ट शीट नहीं आएगा। आप जानते हैं कि इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या हैं। ये जो पैराग्राफ मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि ये मुझे ह्यूमन सिस्टम की तरफ लेके जा रहा है कि किस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हुआ है, लिविंग वर्ल्ड में इवॉल्व हुआ है। फिर आप आगे जाएंगे, वास्कुलराइज्ड बैग्स कॉल्ड लंग्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन आर यूज्ड बाय टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ध्यान दीजिए मेरे पास एक टर्म आ गई है, क्या कहा मैंने, दे आर वास्कुलराइज्ड बैग। फिर मैं इसके नोट्स नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो एल्वियोलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर है उनके पास में कैपिलरीज जाती हैं, बहुत ह्यूज कैपिलरी नेटवर्क लंग्स में होता है, तो फिर मुझे इसको बनाने की जरूरत नहीं है। आप अब देख रहे हैं ये फैक्ट्स नहीं है, ये सब कंसेप्ट्स है, ये सब आपको आता है। आगे चलते हैं। Among vertebrates, fish uses gills
whereas amphibians, reptiles, birds and mammals respire through lungs। तो देखिए हमने क्या कहा, फिश में क्या होता है, गिल्स होते हैं, जबकि एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स क्या होता है, लंग्स यूज़ करते हैं। फिर मैं यहाँ पर रुकूंगा कि किसी दिन एंट्रेंस में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से सारे ऑर्गेनिजम्स लंग से रेस्पायर कर सकते हैं एक्सेप्ट, और वो बायोलॉजिकल नेम दे देंगे। सो दे मे गिव यू अ नेम ऑफ एन एम्फीबियन, अ रेप्टाइल, अ बर्ड एंड से फॉर एग्जांपल अ फिश। इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इधर देखिए, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। इसको आपने क्या कहा, कुटेनियस रेस्पिरेशन ऑल्सो। फिर आई विल बी टेम्पटेड टू मेक सम नोट्स हियर विच इज़ नॉट नीडेड। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं एम्फीबियन का मतलब ये है कि दो लाइव्स हैं, ये पानी के पास रहते हैं, मॉइस्ट कंडीशंस चाहिए, रेस्पिरेटरी सरफेस को मॉइस्ट रखना चाहिए, और तभी उसके अगेंस्ट उसके अक्रॉस क्या होगा, गैस एक्सचेंज होगा। तो ये फिर मुझे कंसेप्ट आता है। तो मैंने ये देखा कि ये सारी चीज़ मैं आपके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स और एनिमल किंगडम में पढ़ चुका हूँ। अब मैं अगर कुछ लिखूंगा तो उन चीज़ों को दोबारा लिखूंगा जो मैं पहले लिख के आया हूँ, और वो काम मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। तो अब आप ये देख रहे हैं कि इस पूरे पेज में मेरे पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल करके आ गई, जो मैं जिस टाइम इसको पलटूंगा तो ये दो चीज़ें मेरे सामने आएंगी। और आप ये देख रहे हैं कि मैं एक एक लाइन को एनालाइज कर रहा हूँ। आई एम इन्वेस्टिंग टाइम इन दिस पर्टिकुलर थिंग। और आप देखेंगे कि जब आप इस तरह पढ़ते हैं, सोच सोच के पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, तो आपको हर एग्जाम से पहले सारे चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं, अब अगले पेज पे चलते हैं। देखिए इसको, अब आपका एक पेज आ गया, इसको हमने कहा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो अगला आ गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स ओपनिंग अबव द अपर लिप, सब जानते हैं। इट लीड्स टू अ नेजल चैम्बर थ्रू अ नेजल पैसेज। द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, अ पोर्शन विच इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो देखिए कितनी बढ़िया बात मेरे सामने आई कि फेरिंग्स जो है वो एक पोर्शन है विच इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो आपकी टंग के पीछे जो एक गड्ढा सा है उसे फेरिंग्स कहते हैं। तो नेज़ल कैविटी भी वहाँ पर खुल रही है, आपने वीडियो देखा होगा, तो उसे हम नेज़ोफेरिंग्स कहते हैं। और जहाँ ओरल कैविटी खुल रही है उसे ओरोफेरिंग्स कहते हैं, और जहाँ लैरिंग्स खुल रहा है उसको लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। सो फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रेकिया। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स which helps in sound production and is hence called as the sound box। तो मेरे पास अब एक फैक्ट आ गया। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में क्या मैंने ये पढ़ा था कि कार्टिलेज कितनी तरह की होती हैं। तो आप जानते हैं कार्टिलेज हाईलाइन होती है। देखिए ये सब चीज़ें आपको बार बार रिकलेक्ट करनी पड़ेंगी। आप ये देख रहे हैं मैं कितने चैप्टर रिवाइज कर रहा हूँ इस लाइन के हिसाब से। तो जब यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आया कि यार कितनी तरह की कार्टिलेज होती थी। तो आपको पता चला कि इलास्टिक हो सकती है, हाईलाइन हो सकती है, फाइब्रस हो सकती है, कैल्सीफाइड हो सकती है। तो क्या मुझे पता है कि लैरिंग्स में किस तरह की कार्टिलेज होती है। सो अगर आपको याद आ गया तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपको एक बार लिख लेना चाहिए कि लैरिंग्स इज, देखिए बड़े ध्यान से, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड द कार्टिलेज मोस्ट ऑफ देम वुड बी हाईलाइन। कौन सी कार्टिलेज है? हाईलाइन है। ये आपको आगे स्केलेटल सिस्टम में, पीछे आपने जब टिश्यूज़ का चैप्टर पढ़ा था, और यहाँ पर तीनों का एक कंपोजिट मैंने क्या बना दिया, क्वेश्चन बना दिया। तो आगे चलते हैं। ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप विच इज़ कॉल्ड एज एपीग्लॉटिस। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि एपीग्लॉटिस कवर्स इट, कहानी खत्म। देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें समझनी है आपने, इट इज़ थिन, इट इज़ इलास्टिक एंड इट इज़ कार्टिलेजिनस। सो दैट मीन्स मेरे को ये तीन एडजेक्टिव अच्छे से पता है। अब मुझे पता चल गया कि दिस इज इलास्टिक कार्टिलेज। ये कौन सी कार्टिलेज है? इलास्टिक कार्टिलेज है। आपको अगर नहीं पता था तो आप इसके नोट्स बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा इसके नोट्स, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे तरह से पता है कि ये एपीग्लॉटिस मैंने कई बार कई जगह पढ़ा है कि ये किस चीज़ का बना है। एंड दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। आगे देखते हैं। ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा इनटू अ राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो मेरे पास एक और फैक्ट आ गया कि ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू, शाबाश, क्या लिखा है इसमें? राइट एंड लेफ्ट। देखिए शब्द, देखिए एक भी शब्द मैं गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ।
मैं पहली बार बिल्कुल पूरा पढ़ रहा हूँ, मैंने लिखा है प्राइमरी ब्रोंकाई। तो मैंने क्या लिखा है, प्राइमरी ब्रोंकाई, केवल ब्रोंकाई नहीं कह रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। मैंने क्या कहा कि ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, और हमने ये कहा कि दिस इज एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। तो हमने इसको क्या कहा, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको अगर आपने वीडियो अच्छी तरह देखा है तो आपको ये पॉइंट याद आएगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज कैरिना, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज कैरिना। तो जब आप वीडियो देख करके इसको बना रहे होंगे तो आपकी फैक्ट शीट और बढ़िया बनेगी, और अच्छी बनेगी, आपके पास सारी चीज़ें एक जगह क्या हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। आगे चलते हैं। मेरा मकसद अभी केवल आपकी एनसीईआरटी के नोट्स बनाना है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप भी क्या कर रहे हैं, वीडियो देख करके इसको पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं। The trachea is a straight tube extending up to this, ये हो गया। Each bronchi undergoes repeated divisions to form secondary, देखिए ये प्राइमरी था, सेकेंडरी, फिर टर्शरी। इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, प्राइमरी की डिवीजन सेकेंडरी होंगी, सेकेंडरी की टर्शरी होंगी। देखिए क्या लिखा है, ब्रोंकाई, और उसके बाद शब्द क्या लिखा है, ब्रोंक्यूल्स। तो देखिए छोटी छोटी सब डिवीजन होती जा रही है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ब्रोंकाई है, और उसके बाद में क्या है, ब्रोंक्यूल्स हैं, और उसके बाद में लास्ट में वेरी थिन क्या है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है। सो हमें ये कहानी समझ में आ गई। तो हमने ये कहा कि हम एक फैक्ट शीट ये बना सकते हैं कि ट्रेकिया, देन वी आर सेइंग प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी को मैंने ऐसे लिखा, फिर मैंने आपसे कहा कि देयर इज सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन आई एम सेइंग दैट देयर आर टर्शरी ब्रोंकाई, आप देख रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा देयर वुड बी ब्रोंक्यूल्स, और फिर मैंने कहा कि ब्रोंक्यूल्स में देयर वुड बी अ टर्मिनल ब्रोंक्यूल, देयर विल बी अ टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो ये मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया, मुझे पता लग गया कि सब डिविजन्स ट्रेकियल ट्री की एग्जैक्टली क्या है। द ट्रेकिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। Initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings. So that means the later bronchioles are not. तो मेरे को एक और चीज़ समझ में आ गया, मैंने क्या कहा, यहाँ पर लिखा कि only initial bronchioles are supported by incomplete। तो द वर्ड इज इनकम्प्लीट, मुझे उम्मीद है आपको पता है बहुत अच्छी तरह से, कार्टिलेजिनस रिंग। इतनी कहानी मुझे समझ में आ गई। अब मैं आगे चलता हूँ। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलरली वॉल्ड एंड वास्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। हमने पहले भी डिस्कस किया था, अब हमारे को ये बात समझ में आ रही है। तो ये डायग्राम देखिए, तो मुझे यहाँ डायग्राम में, अब मैंने डायग्राम देखा तो मैंने देखा कि ये ट्रेकिया, आप देख रहे हैं ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज का बना हुआ लैरिंग्स है, और आपकी एनसीईआरटी ये बता रही है ट्रेकिया, आप देख रहे हैं मिड थोरैसिक रीजन में डिसेंड कर रहा है, आप देख रहे हैं इसको। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर T5 वर्टिब्रा होगा। तो यहाँ पर मैंने कहा एट द लेवल ऑफ T5 का मतलब क्या हुआ, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, ये कैरिना है, और आप दो प्राइमरी ब्रोंकस देख रहे हैं, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, और लास्ट में ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, एल्वियोलाई है। तो द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंक्यूल्स कंप्राइजेज द लंग। और अब देख लीजिए कितनी बढ़िया बात कह रही है, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड द एल्वियोलाई, दिस कंप्राइजेज द लंग। लंग के अंदर है क्या, तो बड़े ध्यान से देखिए, आपकी एनसीईआरटी कितना बढ़िया बता रही है कि लंग्स के अंदर क्या है, आपके पास ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, और क्या है, एल्वियोलाई हैं। फिर इट इज़ वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाई अ डबल लेयर्ड प्लूरा। ये आप 9-10 से भी जानते हैं। देखिए ये कोई फैक्ट नहीं है इस टाइम हमारे लिए, हमने 9th में भी पढ़ा था इसको कि लंग्स आर इन्वेस्टेड बाई अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन प्लूरा। आप डायग्राम में देखिए, ये एक अंदर की लेयर है, ये एक बाहर की लेयर है, आप बड़े आसानी से देख पा रहे हैं। दोनों के बीच में एक स्पेस है जिसको आपने प्लूरल कैविटी कहा, इसमें थोड़ी सी फ्लूइड होगी। तो क्या कह रहा है, डबल लेयर्ड प्लूरा विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम, इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑफ द लंग सरफेस। जब आप इनहेल करेंगे तो लंग्स एक्सपेंड करेंगे, लंग में कंप्लायंस होती है, इलास्टिसिटी होती है, तो उसके चारों तरफ मुझे एक इस तरह का एरिया चाहिए विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन।
विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। हाँ, अगर आपने हमारा वीडियो देखा है तो ये प्लूरल कैविटी एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम ये करती है कि यहाँ का जो नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर है दैट कीप्स द लंग इन्फ्लेटेड, दैट कीप्स द लंग इन्फ्लेटेड। लंग्स हमेशा चेस्ट वॉल की तरफ एक्सपेंडेड रहेगा, एक्सहेलेशन के टाइम पर कोलैप्स नहीं करेगा क्योंकि उसके चारों तरफ एक नेगेटिव प्रेशर एरिया है और ये प्रेशर एरिया इंट्राप्लूरल प्रेशर हमेशा नेगेटिव रहेगा। फिर मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर इस प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड ज़्यादा हो गई तो ये लंग क्या करेगा, कोलैप्स, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आपने वीडियो देखा है तो यहाँ वो फैक्ट आ सकता है और आप देखिएगा कि जो ये कंसेप्ट मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये 3-4 साल पहले नीट एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसकी वजह से क्या फ़ायदा होता है प्लूरल कैविटी की वजह से। आई होप दिस इज़ एब्सोल्युटली क्लियर।